नमस्कार दोस्तों, मैं धीरेन्द्र पुंडीर एक बार फिर बंगाल से आपके साथ बंगाल के चुनाव पर चर्चा करने के लिए। चूँकि कल मैंने ये बातचीत की थी कि क्या मुझे सिर्फ बंगाल के चुनाव पर भी आप लोगों के साथ बातचीत करनी है, क्योंकि आप सब लोग जो जुड़े भी हैं मेरे साथ मैं भी पहली बार इस पूरे माध्यम से यूट्यूब के माध्यम से सामने आ रहा हूँ। तो आप लोग आए भी यहाँ बंगाल के चुनाव पर, इसलिए मुझे आपसे राय भी लेनी थी और आपकी उसके मुताबिक ही मैं इस पूरे बंगाल चुनाव पर चर्चा करने के लिए जो है तैयार हूँ। क्योंकि आप में से ज़्यादातर लोगों ने कहा कि आप सिर्फ बंगाल के चुनाव पर ही सुनना चाहते हैं, जबकि इस समय देश में कोरोना को लेकर जिस तरह के हालात हैं उन पर भी काफ़ी कुछ हो सकता है। पूरे साल हम लोग लगातार कोरोना से ही जूझते रहे। हम पिछले साल चूँकि दिल्ली में ही हम लोग कवर कर मेरा जो एरिया ऑफ ऑपरेशंस है वो पूरा देश है, लेकिन दिल्ली में रहना होता है, तो इसलिए दिल्ली में जिस तरह कोरोना के पूरे हालात देखे थे उस पर मुझे लगा था कि मैं आपके साथ कुछ शेयर करूं तो बेहतर होगा। लेकिन इस वक्त कोरोना यहाँ बंगाल के चुनाव में सिर्फ राजनीतिक तौर पर दस्तक दे रहा है। उसका इस्तेमाल सिर्फ एक दूसरे पर राजनीतिक छींटाकशी करने के लिए हो रहा है। ममता बनर्जी उसको मुद्दा बनाते हुए दिख रही हैं। आपको लगेगा कि जैसे वो मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन वो सिर्फ एक कोशिश भर है। क्योंकि जो हम लोग कल इस पर डिटेल से बातचीत किए थे कि किस तरह से इस पूरे चुनाव के मुद्दे क्या क्या हैं। चूँकि जो लोग हैं इस समय राजनीतिक अस्तित्व की लड़ाई लड़ते हुए लोग, जो राजनीतिक हिंसा से जिन्होंने जान गंवाई है या जिनको उनका सामना करना पड़ा, या जो भ्रष्टाचार के जिनके आरोप हैं, जिनका मानना यह है कि तोलाबाजी, कटमनी और ये तमाम चीज़ें इस समय प्रदेश की राजनीति को या उनके जीवन को प्रभावित कर रही हैं। इसके अलावा जो बहुत बड़ा मुद्दा यहाँ जो तुष्टीकरण का रहा उस पर भी तो लोग ये तय कर चुके हैं। यानी बंगाल के चुनाव में ये तय हो चुका कि वोटर्स किस तरफ जाएंगे। बस ममता बनर्जी इसको स्कोर सेटल करने के लिए वो इस तरह के ख़त लिख रही हैं। उनकी जो तीन फेज़ के चुनाव को एक फेज़ में कराए जाने की जो उनकी चिट्ठी थी, उसको चुनाव मांग थी, उसको चुनाव आयोग ठुकरा चुका है। और मुझे लगता है कि कहीं मैंने सुना, बहुत सारे राजनीति उनको सुना है जो एक्सपर्ट अलग अलग टीवी चैनलों पर कह रहे थे कि ये क्यों नहीं हो सकता। लेकिन मुझे लगता है कि बंगाल के चुनाव में, बंगाल के संदर्भ में ये एक बार में कराना संभव नहीं है। क्योंकि एक बार में आप जितना ज़्यादा करेंगे वही स्टाफ आपका अलग होगा, अलग अलग स्टाफ होगा, लेकिन उसी बीच में वो सवाल वहीं का वहीं रह जाएगा। वही सवाल कि किस तरह से जो राजनीतिक हिंसा के शिकार लोग अपने वोट का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। बंगाल में ये 2018 के पंचायत चुनाव में साफ तौर पर हुआ, सुप्रीम कोर्ट को भी देखा गया, यानी देश की सर्वोच्च अदालत तक ये बात पहुंची थी और उनकी टिप्पणियां सबको याद होंगी। लिहाजा इसमें कोई शक नहीं है कि यहाँ इसी तरह से चुनाव हो सकते हैं। और जब चुनाव प्रक्रिया इतनी आगे आ गई, उसमें रैलियां ज़रूर बंद हो सकती थी। मुझे ऐसा लगता है कि रैलियों पर ज़रूर अंकुश लगाया जाना चाहिए था। ये तमाम लोगों को, तमाम राजनीतिक पार्टियों को लगाना चाहिए था, लेकिन उस पर नहीं लगाया, अलग बात है। लेकिन मैं इस बात के कतई हक में नहीं था कि ये तीन फेज़ को एक फेज़ में किया जा सके, क्योंकि इससे वही तमाम लोग जो इस चुनाव के सहारे अपनी दुनिया बदलने की कोशिश में हैं, अपनी राजनीतिक स्वतंत्रता को बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं, और जिन्होंने लगातार टीएमसी की जो सत्तारूढ़ पार्टी के गुंडे हैं, जिनको ये कहा जाता है, आरोप लगाते हैं जो, या उनके वो लोग बाहुबली हैं, या उस तरह के लोग जो खेला होबे का नारा देने के बाद किस तरह से हमले कर रहे हैं, यानी सुरक्षा बलों के होने के बावजूद सुरक्षा बलों से छीनने की कोशिश हथियार की जाती है। ऐसे समय में मुझे नहीं लगता था कि तीन फेज़ को अगर एक चुनाव में एक फेज़ में करता है तो उससे उन लोगों को वोट देने में कोई स्वतंत्रता मिलती, क्योंकि साफ तौर पर ये एक चांस भी है जिसको वो इस्तेमाल करना चाहती हैं। इस समय जिस तरह का प्रोसेस है, जिस तरह की बंगाल में हालत है, आप इस चुनाव को अगर बिना रैलियों के करते तो ज़्यादा बेहतर था। उसके बाद की रैलियाँ कम कर देनी चाहिए थी केंद्रीय नेताओं या क्योंकि जो यहाँ का वोटर है वो अपना मन बना चुका है। कोलकाता हाई कोर्ट का जो डीबी का एक मुझे लगता है टिप्पणी थी, वो बहुत बेहतर इस बात को रिप्रेजेंट कर रही थी कि लोग मन बना चुके हैं, उनको मालूम है उनको क्या करना है और वो लोग वोट दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक फेज़ की बजाय तीन फेज़ का चुनाव ज़्यादा बेहतर तरीका था। क्योंकि अगर आप ये चुनाव या तो फिर राष्ट्रपति शासन के तहत होना चाहिए था, जहाँ की उसके बाद इंतजार कर सकते थे, चूँकि संवैधानिक मजबूरी है, एक समय सीमा के बाद आपको उस सरकार को वो नहीं रह सकती है, आपको चुनाव चाहिए, और नहीं तो फिर आपको राष्ट्रपति शासन लगाना है। उसके लिए आप तैयार नहीं हो सकते थे। आप मान सकते हैं कि उस समय क्या क्या हो सकता था, या फिर आपको ये चुनाव कुछ दिन के लिए कैंसिल करने होते, ये भी कोई तैयार ना होता। तो लिहाजा चुनाव आयोग के पास बहुत सीमित विकल्प थे और उसमें से उसने उसको दोहराया। और मुझे लगता है कि जो राजनीतिक उसके तौर पर बात है, जो यहाँ के लोगों के लिए बात है, उसमें उनको ये
ज़्यादा बेहतर उनके लिए होगा, क्योंकि वो बस सिर्फ उनका पालन करें। चूँकि चुनाव आयोग का जो मैंने देखा तमाम बूथों पर जाकर लगातार मैं देख रहा हूँ, पहले फेज़ से जो वोट करने आ रहे हैं वहाँ चुनाव प्रचार की सारी प्रक्रिया चुनाव आयोग की तरफ से बेहतर है। मतलब आप उसमें ग्लव्स भी देखते हैं, आप सैनिटाइजिंग भी देखते हैं, आप उनका वो भी देख रहे हैं, टेम्परेचर भी देख रहे हैं। बस एक कमी है जिसको बंगाल के लोगों से मैं अपील भी करता हूं, जो लोग इसको बंगाल के लोग हैं जो मेरा अगर कोई सुन रहे हैं, क्योंकि मेरी इतनी बड़ी अभी अपील नहीं है कि जिसको बहुत ज़्यादा गौर करें, लेकिन मेरा सिर्फ ये कहना है कि उनको सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है। ये सुरक्षा बलों को भी थोड़ा सा उस पर गौर करना होगा। हालांकि उनकी सिर्फ इतनी भूमिका है कि वो वहाँ भीड़ ना होने दें, बूथ लूटने ना दें, या प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स या बूथ पार्टियों को कोई नुकसान ना पहुँचा सके और लोग अपनी मर्जी से वोट करें। लेकिन फिर भी अगर स्थानीय पुलिस है जो तमाम उनकी मदद के लिए, वो ये कर सकती है कि सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करें। खैर, ये मैं शायद हम लोग अभी सब्जेक्ट पर नहीं आए। सब्जेक्ट ये है कि कल वोटिंग होगी, 6 फेज़ की वोटिंग होगी, और ये सबसे इम्पॉर्टेंट फेज़ है जो मैं बता चुका हूँ। कल भी हम लोगों ने बताया कि आखिर इस फेज़ में क्यों इसकी इम्पोर्टेंस है। 12 सीटें ऐसी हैं इस 43 सीटों में से जिनमें से वाम मोर्चा, और सिर्फ 12 सीटें ऐसी हैं जहाँ वाम मोर्चा और कांग्रेस का वोट प्रतिशत 10% से नीचे है, वरना 21 सीटों पर वो 20, 25, 27, 33, 20 तक भी हैं। यानी वो काफ़ी बड़ा रोल प्ले करने जा रहे हैं, और वही ये तय करेंगे कि आखिर इस जो शिफ्टिंग अगर उनके वोटर्स की हो रही है तो किस पार्टी को मिल रहे हैं, और वही जो शिफ्टिंग है वही इस पूरे फेज़ की जीत की कहानी लिखेगी। बीजेपी 21 सीटों पर, टीएमसी 22 सीटों पर, जो लोकसभा चुनाव के हिसाब से अगर हम विधानसभा वाइज देखते हैं। लेकिन ये अलग बात है, इस समय बीजेपी को जो पिछले फेज़ है, जो हमारा असेसमेंट है, जो हम लोग देखते आ रहे हैं, उसमें साफ तौर पर ये लग रहा है कि वो बढ़त हासिल करती हुई दिख रही है, क्योंकि उसकी तरफ से जिस तरह के प्रयास हुए, जिस तरह उसके मुद्दे होते गए, और ख़ासतौर से ममता बनर्जी जिस तरह से अपनी एक अलग जो उनकी राजनीतिक एक नैसर्गिक जो हम आक्रामकता देखते रहे हैं, उसके उलट वो एक ओढ़ी हुई आक्रामकता के साथ है, और वो व्यक्ति पर ज़्यादा हमला करने की कोशिश करने बजाय की विचारधारा, और वो विचारधारा पर अगर जाती तो उसमें फंस भी सकती थी, क्योंकि जिसको तमाम आरोप लगाए गए, कांग्रेस हो या जो अधीर रंजन चौधरी हो या फिर ISF वाला अब्बास सिद्दीकी, उनका कहना ये था कि आप तो यहाँ लेके आई थी बीजेपी को, लिहाजा आप इनका विरोध करने की बात नहीं करती हैं बी टीम में। यानी ममता बनर्जी, अगर आप उनकी रणनीति की स्ट्रेटजी देखेंगे तो वो पल पल फंसती भी गई हैं। वो लगातार, मुझे ऐसा लगता है कि वो लगातार अपनी ही रणनीति में वो फंसती भी नहीं है। तो कल बीजेपी अगर ये सीटें 21 से 31 तक ले जाती है तो मुझे लगता है कि वो उसके जो हाफ मार्क है जो हासिल करने के लिए सत्ता को, उसके करीब पहुंच जाती है, बहुत करीब पहुंच जाती है। और तब उसके पास इस बात का मौका होगा कि वो पहली बार बंगाल में अपनी जड़ें जमा सके, यानी उस बंगाल में जहां के से श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इस पार्टी की स्थापना की थी। अगर जो पार्टी श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपने के केंद्र हो और वही अगर उस राज्य की सत्ता में आती है तो उनके लिए बहुत बूस्टअप हो सकता है। तो ये 6th फेज़ बहुत इंपॉर्टेंट फेज़ है। मैं सीट वाइज आपका एनालाइज कर चुका हूँ। उसमें से जो मुस्लिम बाहुल्य सीटें 26% और 27% वाले इलाके हैं, जहाँ नदिया या तमाम दिनाजपुर में जहाँ की रिवर्स जो पोलराइजेशन है उसकी भी गुंजाइश है, जो बीजेपी को ताकत देता हुआ दिख रहा है। इसके अलावा अगर हम ममता बनर्जी की बातें करें तो ममता बनर्जी के पास अपने आप अकेले जितनी एक लड़ाई वो लड़ सकती थी उसको लड़ते हुए दिख रही हैं, लेकिन उसको जीत रही हों ऐसा अभी नहीं कहा जा सकता। 2 मई तक हम लोगों को इंतज़ार करना होगा। बहुत सारे लोग इस पर लिखते हैं मेरे इसमें, चूँकि मैं उनको सबको पढ़ता हूँ, जिसमें वो ये भी लिखते हैं कि आप साफ नहीं बोल रहे हैं, गोल गोल बोल रहे हैं और आप सीधा नहीं कर रहे हैं। तो मैं आपको सिर्फ बता देना चाहता हूँ कि मैं किसी नजूमी या ज्योतिषी की तरह आपसे बात नहीं करता हूँ। मैं एक पत्रकार हूँ और उसी की तरह मैं बात करता हूँ। मुझे लगता है कि जो हम लोगों को दिखता है हम उसको आपसे शेयर करते हैं। उसमें मैं सीटों की संख्या आपको इस तरह नहीं बता सकता कि ऐसे जोड़ लिया अभी जोड़ लिया। इस पर मैं सीट वाइज बात करूंगा। वोट जब मुझे लगता है कि वोटिंग का फेज़ हो जाएगा, ये सही बात भी होगी, क्योंकि आपने देखा होगा चुनाव आयोग इस तरह की चीज़ों को भी मना करता है। और अगर हम किसी दूसरे पर आरोप लगाते हैं कि वो चुनाव आयोग की बात नहीं मान रहे हैं तो हमको उसके दायरे में रहना होता है। तो मुझे लगता है कि आज इसी पर है। और मैंने चूँकि कल वैक्सीन भी लगवाई थी, थोड़ा मुझे लग रहा था कि आज मैं आपसे बात करूंगा कि नहीं करूंगा, शायद ये डर था बंगाल में, और हम लोगों को भी डर है, हम लोग भी डरे हुए हैं, क्योंकि दिल्ली में हमारे घरों की तरफ से जो सूचनाएं आ रही हैं वो काफ़ी विचलित करने वाली हैं। ऐसे में हम लोगों को यहाँ काफ़ी डर लगता है, चूँकि आप भी होंगे तो हम लोग यहाँ बंगाल की खूबसूरती और उससे तो हम लोग अलग नहीं हैं, लेकिन ये डर तो है। आज हम लोग बात करने के लिए, यानी अभी तक की बात सिर्फ ये एक जनरल थी, आज मैं आपको जो कहानी
जो वाम मोर्चे की है कि वाम मोर्चा इस फेज़ में करेगा क्या। ये फेज़ वाम मोर्चा और कांग्रेस का फेज़ है, इसमें उनको देखना होगा, उनके अस्तित्व पर ये बड़ा संकट है। यानी इस फेज़ से ये तय होगा कि वाम मोर्चा और कांग्रेस का इस राज्य में पतन कहाँ तक होगा या वो कोई वापसी की गुंजाइश उनमें दिखती है। इस पर बातचीत करने के लिए मैं आपको वाम मोर्चे की एक कहानी भी सुनाऊंगा। वाम मोर्चा किस तरह से यहाँ इस राज्य में आया, उसका एक छोटा मैं आपको देने की कोशिश करूँगा जानकारी, क्योंकि ये तमाम लोग जो इस पर टिप्पणियाँ कर रहे हैं, बीजेपी या टीएमसी या तमाम पार्टियों की तरफ से वो भीड़ भी रहे हैं, तो उनको ये जानना ज़रूरी होगा कि आखिर वाम मोर्चे ने यहाँ सत्ता हासिल कैसे की, किन परिस्थितियों में उसने सत्ता हासिल की और किन परिस्थितियों में उसने गंवाई। इस सब पर आज चूंकि पार्टी उधर हम लोग अगर बात करें तो शायद वो बेहतर भी होगा, क्योंकि मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि मुद्दे अब वही हो चुके हैं। अब जो आरोप है, प्रत्यारोप है, उन पर भी हम लोग डिटेल से बात कर चुके हैं। इसी में आपको वो रोज़ रिपीटिशन लगेगा, जबकि मैं चाहता हूँ कि जो लोग मेरे साथ जुड़ते हैं वो कुछ नई चीज़ उनके पास जाए और उनको जो उनका समय वो मुझे देते हैं उस समय की उनके पास वापसी हो और वो ये कह सके हाँ उनको कुछ इस बातचीत से मिला, हासिल हुआ है। तो मैं आज बातचीत करूंगा और मैं इस किताब का भी आपसे जिक्र करूंगा, लेकिन ये आप जान लीजिए ये वामपंथियों की नज़र से 2011 का जो पराजय है उसके बारे में डिटेल्ड एनालिसिस था। फिर 2014 में जिस तरह से वो लोकसभा में जो उनका एकदम वो हो गया, सफाया होने लगा, और 2019 के बाद का, तो उसके बारे में ये एक एनालिसिस है, वामपंथी विचार से लिखी गई है, तमाम चीज़ों को रोक के लिखा गया। फिर भी इसमें उस कहानी को हम समझने की कोशिश करते हैं कि मोर्चे का जो 34 साल तक का शासन कर देने वाले रिकॉर्ड के कारण ये अब तक अद्वितीय है। यानी किसी भी राज्य में पार्टी गठबंधन हो, दुनिया के किसी भी चुनावी लोकतंत्र में सत्ता में बने रहने की ये सबसे लंबी अवधि है। उसने क्या क्या किया इस पर हम लोग बात कर सकते हैं, लेकिन जो पहले दशक में पंचायती राज के माध्यम से कृषि संबंधों में महत्वपूर्ण सुधार और सत्ता का विकेंद्रीकरण किया, यानी जब उन्होंने यहाँ भूमि सुधार आंदोलन किया था, तिभागा आंदोलन हुआ, इसके बाद बरगा, कई सारी चीज़ें, उन पर भी हम लोग बात करेंगे। लेकिन उन लोगों ने ये बदलाव की बात जब शुरू में की थी तो एक नई उम्मीद उस समय के लोगों को हुई थी, क्योंकि उसका डाटा ये बताता है कि उस समय बंगाल के हालात क्या थे। अगर हम ये देखेंगे कि बंगाल में जब उन्होंने शुरू किया था तो उस समय क्या हालात थे, उस पर मैं आपको बताना शुरू करता हूँ कि बंगाल में जो शुरुआत में यहाँ के लोगों की संख्या थी, जो उनके पास ज़मीन का अंतर था, किस तरह उनकी देश के बाकी हिस्सों में 1977 में पश्चिम बंगाल में प्रति व्यक्ति निर्धनता का अनुपात, जिसमें गरीबी की रेखा के नीचे लोगों की आय अथवा खर्च का अनुपात था, लगभग 75% था। उस समय गरीबी रेखा के नीचे का लोग, यह अनुपात भारत के अन्य सभी राज्यों की तुलना में सबसे अधिक था और राज्य में ग्रामीण भूमिहीनता की स्थिति भी भारत में सबसे ज़्यादा थी। 1970-71 की कृषि जनगणना ने राज्य के 35% परिवारों को खेतिहर मजदूर की श्रेणी में रखा था। आप समझ सकते हैं कि 35% आबादी है उस समय पश्चिम बंगाल में। भूमि और व्यक्ति का अनुपात देश भर में सबसे कम तो बहुत पहले से था, लेकिन 1961 के जो 0.44 एकड़ से घटकर 1971 में यह मात्र 0.32 पर एकड़ रह गया था। अब इसमें हम लोग ये बता सकते हैं कि किस तरह से यहाँ बंगाल की जोतों का आकार राष्ट्रीय औसत के आधे से भी कम था। ये बंगाल में आने की हम लोग बात कर रहे हैं, जो वाम मोर्चा किस तरह से आया, क्योंकि देश में वाम मोर्चा कैसे आया ये एक अलग कहानी है, उस पर हम लोग अलग बात कर सकते हैं। लेकिन मैं सिर्फ बंगाल तक ही सीमित रखूँगा, क्योंकि आपकी इच्छा बंगाल के बारे में, बंगाल के चुनाव के बारे में जानने में है। तो अब उसके बाद जब ये बंगाल में आता है, 67 से पहले 1940 के दशक में तिभागा आंदोलन से जुड़ता था और उसके बाद 1960 के दशक में इनके बीच में अलग अलग परिवर्तन आए। 2 संयुक्त मोर्चा सरकारें बनी 67 और 69 से 70 में। इसमें केंद्र जो है, केंद्रीय जो ताकत थी वो CPM थी, माकपा को ताकत मिली थी। अब उन्होंने शुरुआत की, उन्होंने कहा कि ये किस तरह से 1977 में इनको जीत हासिल हुई। 72 से 77 तक कांग्रेस थी, 67 नक्सलबाड़ी हो चुका, उस पर हम लोग बात कर चुके। और अब इस पर है कि जो 1977 में आया उसमें क्या हुआ। उस समय रिवोल्यूशनरी कम्युनिस्ट पार्टी, रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी, माकपा, फॉरवर्ड ब्लॉक,
फॉरवर्ड ब्लॉक मार्क्सवादी और विप्लवी बांग्ला कांग्रेस 6 दलीय गठबंधन राज्य विधानसभा की 294 सीटों में से 231 पर विजय हुआ था। यानी वो रिकॉर्ड ममता बनर्जी अभी तोड़ नहीं पाई थी जो 211 में थी उस समय, जबकि 1972 के चुनाव में वो महज 20 सीटों पर था। तो यहाँ के राज्य में जो लोग इस बात की कोशिश कर रहे हैं ये कहने की कि बीजेपी कैसे इतना बड़ा बदलाव कर सकती है या इतनी बड़ी वहाँ तक पहुँच सकती है, जैसे आप देख रहे होंगे ज़्यादातर लोग 80 से तीसरी 2 दहाई में, मतलब उनका कहना है 2 अंकों से ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। उनको बंगाल के राजनीतिक इतिहास के बारे में और उतार चढ़ाव के बारे में शायद वो नज़रअंदाज कर रहे हैं या कम कर रहे हैं। उस समय उन्होंने साफ तौर पर 231 सीटों पर विजय हासिल की थी। और जब 2000 ये हम लोग उसको बता देते हैं कि पश्चिम बंगाल में वाम दल 1967 से 1969 से एक अलग ज़मीन पर आकर खड़े हुए थे, क्योंकि 1947 से राज कर रही कांग्रेस मार्च 1967 में बहुमत पाने में असफल रही थी और उसकी जगह वाम मोर्चा सत्ता में आया था। 14 दलों का ये गठबंधन था जिसका नाम संयुक्त मोर्चा रखा। इसमें ये तमाम वामपंथी दल थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक असंतुष्ट समूह भी था जिसमें राज्य स्तर बांग्ला कांग्रेस ये थी। खैर, मैं आपको इससे मुझे लगता है कि ये काफ़ी एकेडमिक है। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि किस तरह से उसका चुनाव अभियान वहाँ से शुरू होता है और वो किस तरह से ज़मीन में बटाईदारी का हिस्सा करता है, और उसी बीच में 67 का एक आंदोलन भी होता है जो खूनी संघर्ष होता है और उसके बाद वो देश भर में फैलता है। अगर हम अब इसको देखते हैं कि इसके अब ये कितना आगे बढ़ता। पश्चिम बंगाल में 1942 में 82 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का हिस्सा माकपा को मिले लगभग 3% कम हुआ था। माकपा को 74, वाम मोर्चे को 238 सीटों के मुकाबले कांग्रेस को 49 सीटें मिली थी। मैं वो तालिका भी पढ़ने की कोशिश करूंगा, आपको बताने की कोशिश करूंगा ताकि आपको ये पता चल सके कि आखिर वाम मोर्चे को ये ताकत मिली कैसे थी और ये गई कैसे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जब गई थी तो उसके बाद ममता बनर्जी आई। मैं ममता बनर्जी के आने और उनके जाने की भी बातचीत आपसे साथ पूरी करूँगा अगर वो जाती हैं तो। 9 विधानसभा चुनाव, 7 विधानसभा चुनाव, त्रिस्तरीय पंचायतों के 7 चुनाव से गुजरता हुआ वाम मोर्चों का विजय अभियान 2009 के लोकसभा चुनाव के साथ रुका। यानी इतनी लंबी जीत के बाद 2009 के लोकसभा में अब पश्चिम बंगाल में उनकी सीटें 35 सीटों से गिर के 15 पर आ गई। यानी 2009 के लोकसभा चुनाव ने वाम मोर्चे के बढ़ते हुए रथ को रोक दिया और यहीं से उसका डिक्लाइन शुरू होता है। लेकिन कारण क्या है उस पर हम लोग बात करेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर आपको एक समझ दे पाएगा कि कैसे उस पूरे मसले पर वाम मोर्चे को नष्ट होने की एक जो प्रक्रिया थी वो कहाँ से शुरू हुई, किस तरह से तृणमूल को उसका फ़ायदा मिला और किस तरह तृणमूल उसमें सत्ता में आई। उसके लिए ज़रूरी था कि आप ये समझें कि वाम मोर्चा आखिर गया क्यों। ये उन्हीं की किताबें हैं, ये वाम मोर्चा की किताबें। मैं चूँकि यहाँ घर से बाहर हूँ, मेरे पास अगर हम लोग जब आगे बातचीत करेंगे, आप तमाम लोग अगर मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो आप देखेंगे कि हम तमाम रेफरेंस को बाकायदा देते रहेंगे। ये किस तरह से इन्होंने ये किया, मुस्लिम्स को किस तरह से, इनका कहना ये भी है कि कांग्रेस में सुभाष शरद बोस के उदय ने बंगाल में कांग्रेस पार्टी पर गांधी के प्रभाव को सीमित कर दिया। कांग्रेस केपी के गठबंधन के विरुद्ध गांधी के निषेधाधिकार ने पार्टी को मुसलमान किसानों और सामान्यतः व्यापक आम जनता से अलग कर दिया। बंगाल में गांधी को वह स्वीकृति या लोकप्रियता कभी नहीं मिली जिसकी तुलना में दूर दूर हिंदी पट्टी में उन्हें मिली लोकप्रियता से की जा सकती है। ये हम लोग आपको सिर्फ ये बता रहे हैं कि वामपंथियों का ये मानना किस तरह से कि महात्मा गांधी का यहाँ कितना बड़ा रोल था। खैर ये अलग बात है। आज़ादी के समय किस तरह से ये रही। अब हम लोग 1977 में मैं आपको बता चुका कि इनको कितना था, लेकिन जब वाम मोर्चा ने ये शुरू किया, लेकिन ये शुरुआती उपाय उसके बहुत जल्दी बंद हो गए। अधिग्रहित ज़मीनों पर कब्जा करने के लिए संयुक्त मोर्चे के सहयोगियों के बीच में प्रतिद्वंद्विता शुरू हो गई। यानी जो आपने उनको ज़मीनें दिलवाने की कोशिश की तभी से आप में आपसी दुश्मनी शुरू हुई या राजनीतिक हिंसा किस तरह बढ़ी उस पर भी हम लोग बात कर रहे हैं। अंततः दूसरा मोर्चा आंतरिक दबाव में टूट गया और कोनार ने ये किया कि कोनार ने 67 की जो लड़ाई थी, कोनार यहाँ के बहुत बड़े नेता हुए जिन्होंने कृषि सुधारों की बात की वाम मोर्चे की तरफ से, और फिर उन्होंने उसके बाद अब हम लोग ये देखते हैं कि ये शुरुआत की सफलता के बाद ये कहाँ आती है, भूमिहीनता। अब आपको ऑपरेशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ा कि किस तरह से जिन जिलों में 50% से
परिवारों की बड़ी संख्या के लिए भूमि सुधारों का कुछ लाभ तो अल्पजीवी साबित हुआ। 80 के दशक से शुरू होकर 90 के दशक में जो बर्गादार थे, यानी जिनको ताकत दी गई थी, उनको बेदखल किए जाने लगे। उनकी ज़मीनों पर जिनकी ज़मीनें थी उन्होंने ज़बरदस्ती कब्जा करना शुरू कर दिया। अब आप ये सोचिए कि 2001 तक बेदखल किए गए काश्तकारों की संख्या कुल काश्तकारों के 14%, यानी जो भूमि सुधार उन्होंने 77 में आकर किया था, जिससे एक उम्मीद जगाई थी, वो यहाँ 2001 तक आते आते निष्प्रभावी शुरू हो गया। 1990 के दशक में 14% लोगों से उनसे वापस ज़मीनें ले ली और 13% इसी तरह जो पट्टादार भूमि पुनर्वितरण, यानी जिनको ज़मीनें एक बार लेकर वापस वितरित की गई थी बेघर, उनको उनसे भी 13% पट्टादारों का कब्जा छिन गया, जिनको पट्टे दिए गए थे उनसे। यानी वाम मोर्चा जिस तरह से आया था उसने उसके बाद बंद करना शुरू कर दिया है। बाकायदा एक रिस्टोरेशन ऑफ एलिनेटेड लैंड्स एक्ट जो बनाया था, जिसका उद्देश्य था कि किसानों को उनकी वे ज़मीन वापस कर दो जो उन्होंने मजबूरी में बेची थी। लेकिन ऐसे मामलों की दर संतोषजनक नहीं रही, यानी वो जो उसको हासिल करना था। मानव विकास रिपोर्ट का दावा है ग्रामीण पश्चिम बंगाल में भूस्वामियों के आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक वर्चस्व में कमी आई। ये पूरा सबसे बड़ी, मैं इसलिए बता रहा हूँ, ये थोड़ा सा आपको लग रहा हो कि उबाऊ बातचीत है, लेकिन ये इसलिए ज़रूरी थी कि आपको मैं ये बता सकूं कि उन्होंने किस तरह ताकत हासिल की। भूमि सुधारों के नाम पर वाम मोर्चा इस राज्य की सत्ता में आया और उसमें शुरुआत में उनके लालच ने इस राजनीतिक हिंसा की शुरुआत कर दी थी। अब इनका किस तरह से हुआ कि 1960 के दशक में संयुक्त मोर्चे के साथ केंद्र के साथ शत्रुतापूर्ण प्रतिक्रिया, ये हम लोग कई बार बात कर चुके कि यहाँ की माइंडसेट इस तरह क्यों बना, क्योंकि केंद्र के साथ हमेशा से शत्रुतापूर्ण रवैये की यहाँ से वकालत की गई और वाम मोर्चा ने कोशिश की थी ऐसे जनों के लिए। लेकिन इन सुधारों के कारण उसको गाँव में अपना आधार बनाने में मजबूती मिली। यह ऐसे दलों के लिए छोटी उपलब्धि नहीं थी। ये सारे दल जिनका नेतृत्व बड़े पैमाने पर भद्रलोक के शहरी अभिजन से आता था। वाम मोर्चे का सारा ज़्यादातर नेतृत्व उन परिवारों से आता था जो भद्रलोक में से हिस्सा है। इसीलिए बहुत लंबे समय तक आपने भद्रलोक से उनकी निंदा नहीं सुनी होगी, क्योंकि भद्रलोक उसको अपने उसके साथ जोड़ चुका था अस्तित्व के लिए। मारी जापी जैसे हत्याकांड आपके सामने नहीं आए, क्योंकि भद्रलोक जो पूरे देश में बंगाल को रिप्रेजेंट करता था, या जो पत्रकारिता है उसमें भी वही छाया हुआ था, लिटरेचर में भी वही था। तो इसीलिए वाम मोर्चे का सामाजिक का विकास का कार्यक्रम निपटने लगा, लड़खड़ाने लगा। उसकी नीतियां अधिक रूढ़िपंथी होने लगी और फिर भी मार्क्सवादी, मैं बार बार कर रहा हूँ, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने जो दुर्जेय चुनावी तंत्र बनाया था उसने वाम दलों को बार बार बड़े पैमाने पर चुनावी जीत दिलाई थी, जो उसके मतों में उसके हिस्से के अनुपात से मेल नहीं खाती थी। यही वो क्रक्स है जो अब ये कहता है कि 80% वोट पहले भी पड़ता था, तो अब क्या अंतर है। ये वो अंतर है, ये किताब वो बताती है, ये रेफरेंस है अलग अलग, जो ये बताता है कि किस तरह से यहाँ वाम मोर्चे ने वोटों के लिए छप्पा वोटिंग की शुरुआत बहुत बड़े पैमाने पर कर दी थी। यहाँ से जनता की ज़मीन हथियाने की बीजिंग शैली की नीतियों पर अमल करना, असहमति रखने वालों, आलोचकों और विरोधियों के विरुद्ध बल प्रयोग, यहाँ तक कि गुंडागर्दी करना बस एक छोटा ही कदम था। किसानों और आदिवासियों के साथ मोर्चे की हिंसक मुठभेड़ों के कारण बड़े पैमाने पर मानव अधिकारों का उल्लंघन हुआ। यानी जिस तरह से मोर्चे ने अपनी बात मनवाने के लिए अधिकार शुरू किया, 1977 में आया था, तो गरीबी का अनुपात मैंने बताया सबसे ज़्यादा था पूरे भारत में, ये 75% था, यानी उड़ीसा और बिहार के बराबर था। लेकिन ये बिहार की तुलना में और बिहार की उसमें बेहतर हुआ, लेकिन 93-94 में फिर नीचे गिरने लगा। शुरुआती जो सामाजिक उपलब्धियाँ मिली थी वो सब धीरे धीरे ख़त्म होती चली। 1990 के दशक में पश्चिम बंगाल की 56% आबादी गरीबी रेखा के नीचे थी, जबकि पूरे देश में ये 36% था। ये बंगाल के उस वाम मोर्चे की कहानी मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ आंकड़ों के सहारे, जिसके समर्थक पूरे देश में ये सब सपने को बाहर बेचते हैं। खाद्यान्न उत्पादन की वृद्धि पूरे देश में यहाँ शुरुआत में बहुत ज़्यादा रही, 78 से 91 तक, लेकिन फिर बाद में इसका गिरन शुरू हुआ। पश्चिम बंगाल में, केरल में जो शिशु दर थी, मृत्यु दर 16.3 थी, जबकि यहाँ 48.7 हो चुकी थी। ये सब चीज़ें मतलब अलग अलग है। स्वास्थ्य सेवाओं में अब जो कह रहे हैं वाम मोर्चा, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनाने, PSC और उपकेंद्र बनाने में असाधारण रूप से लापरवाह रही, जबकि ये केंद्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य सुरक्षा व्यवस्था के मुख्य आधार हैं। 2006-07 तक 2 दशकों के, आप ये सोचिए 2006-07 तक 2 दशकों से अधिक समयावधि के दौरान PSC के केंद्रों में कोई वृद्धि नहीं हुई, और अपने शासन के 8 सालों में तो
वाम मोर्चे ने स्वास्थ्य केंद्रों की इस नगण्य संख्या में गिनती के एक उपकेंद्र का भी इजाफा नहीं किया। आप समझ रहे हैं, पीएससी के जो सब पीएससीज हैं 8 सालों में एक भी पीएससी 2003 से लेकर 2011 तक एक भी नहीं बनाई। दरअसल लोगों के जहन में ये आता है कि अचानक तृणमूल कैसे आ गई। मैं बार बार अपनी सब बातचीत में ये कहता हूँ कि कोई भी घटना एक बार में अचानक नहीं होती, उसके लिए बहुत सारे कारण होते हैं। कोई भी एक्सीडेंट बहुत सारे कारणों से होता है, हम लोग उसी को राजनीति 2008 में एक सर्वेक्षण किया गया VHHI द्वारा, और उसमें बताया गया कि कर्मचारियों, बुनियादी ढांचे और दवाओं की आपूर्ति यानी दवाएं देने में पश्चिम बंगाल का स्थान भारत के सबसे खराब वाले राज्यों में था। यह उसी श्रेणी में था जिसमें बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा थे। 35 पश्चिम बंगाल के 83% जिले रेड श्रेणी में थे, जहां तत्काल एक्शन करने की ज़रूरत थी, कोई नहीं किया गया था उस समय। इसके अलावा पश्चिम बंगाल के 76% स्वास्थ्य सरकार द्वारा संचालित है, जबकि भारत में 40% से भी कम है। यानी जो सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था थी वो बिल्कुल चरमराई हुई थी। साक्षरता की स्थिति बहुत वो थी। शुरुआत में इन्होंने बहुत बेहतर करने की कोशिश की, लेकिन केरल और तमिलनाडु से भी यहाँ कम था। इसके बाद अब आप मनरेगा और आर्थिक सुरक्षा की बात करते हैं। अध्यापक छात्र अनुपात सिस्टम बहुत ख़राब हुआ, उस पर मैं आपको और ज़्यादा बताऊंगा, तो शायद ये लंबा वीडियो होगा, और उसमें आपको 2006, 2007, 2011-12 के बीच में वाम मोर्चा के कार्यकाल में 5.5 साल आते हैं। केवल 8 व्यक्तियों को पर ईयर, उसमें प्रतिवर्ष केवल 8 व्यक्ति रोजगार दिनों का सृजन किया गया, जबकि ये पूरे देश में 15 था। और राजस्थान में ये 50 दिन था, तमिलनाडु में 23 दिन और मध्य प्रदेश में 33 दिन रहा। यानी सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश सहित अधिकतर प्रथम राज्यों में पीछे रहा। पश्चिम बंगाल प्रमुख राज्यों की तुलना में काफ़ी पीछे रहा। यानी जो मज़दूर थे उनको काम मिलना बंद हो चुका था, जो मनरेगा है वो ख़त्म हो चुका था, और ये जो बाकी सब चीज़ों में महिलाओं की हिस्सेदारी 30% थी, जो राष्ट्रीय औसत 43 से कम थी, और आसानी से सर्वश्रेष्ठ सिद्ध होने वाले यानी केरल में 90 थी और यहाँ ये सिर्फ 30% थी। सत्ता ग्रहण करने के गरीबों को भोजन पहुँचाने में अनदेखी की गई। 1980 से 2011 के बीच में पश्चिम बंगाल में तथाकथित शहरी सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानें 2700 से घटकर 2300 से कम रह गई। यानी दुकानें बढ़ने की बजाय कम हो गई। जो राशन की दुकानें हैं जहां से गरीब आदमी को राशन मिलता है, सभी जिलों में खोली गई। बेहतर गई राशन की दुकानों में कमी आई। 80 और 2000 के बीच में इनमें वृद्धि थी। इसके अलावा फिर हम हिंसा पर बात कर लेते हैं। समग्र मूल्यांकन है। बिचौलिएपन की राजनीति कैसे शुरू हुई, जिसमें अब आजकल जो आरोप ममता बनर्जी पर हैं वो बहुत पहले से शुरू हो चुके थे। ग्रामीण निर्माण कार्य, प्राथमिक शिक्षा और निर्माण रखरखाव के ठेकों में संरक्षण और भ्रष्टाचार बन गए। ये माकपा ने किया। राज्य और नौकरशाही के लिए मध्यस्थों की तरह काम करने के लिए पार्टी द्वारा नियंत्रित पंचायत संस्थाओं का निर्माण किया, जिसको अब आप कट मनी देख रहे हैं, उसकी शुरुआत यहीं से होती है। इन लोगों ने एक दलाल सिस्टम खड़ा कर दिया था, जिसने पूरे जो ठेके होते हैं उन सबको लेना शुरू कर दिया था, आगे वही बांटते थे। यानी सरकार से उनका पार्टी का कार्डर लेता था और पार्टी का कार्डर आगे देता था, जिसमें उसको पैसा या कट मनी जिसको भी कहिए। अब इसके अलावा हम लोग गांव और छोटे कस्बों में ग्राम समितियां जो बनाई गई थी, जो इन्हीं की वो थी, वो मुख्य दलाल बन गई और सभी निर्णयों में निर्णायकों के रूप में उसका आदर था। लोग उससे डरते, उनके कहे बिना कोई ठेका मिलना तो दूर की बात है, उस पर बातचीत भी नहीं हो सकती थी। जल्दी ये षड्यंत्रपूर्ण व्यवस्था मजबूत हो गई और इसको पार्टी सोसाइटी का नाम दिया गया। यानी आपने ये शब्द अगर इससे पहले सुना होगा तो मुझे लगता है कि शायद आप इसकी गंभीरता नहीं जानते होंगे कि किस तरह से अब ये सुरक्षा बलों का यहाँ आना, ये बीजेपी के प्रति लोगों का आकर्षण, इसके पीछे ये भी कारण है। एक और राजनीति यहाँ शुरू हुई जिससे बांग्ला में पाइये देबार राजनीति की व्यवस्था के रूप में जाना जाता है। यानी अनुमानित लाभार्थियों असामियों को अपनी सेवाएं सुविधा देने या तो उनके लिए काम करवाने पर आधारित राजनीति। ऐसा संरक्षण लाभार्थियों को निष्क्रिय पात्र मानता है और उसमें उनकी भूमिका को निष्क्रिय कर देता है और पार्टी के पदाधिकारी की भूमिका को इतना महत्वपूर्ण बना देता है कि वो भूमिका किसी को नहीं दी जा सकती। अब ये कैसे करता है? जहां शासक दल में वाम मोर्चे से पाइबे
पाइये देबार राजनीति का अर्थ ये है कि जिन सेवाओं पर जनता का अधिकार है वो ऐसे अनुग्रहों के तौर पर दी जाती है जो पार्टी उन्हें निष्ठा के बदले देती है। जो बार बार ये सवाल होता है कि आखिर गांव में क्यों नहीं शाम तक राजनीति वो मिल पाता है, राशन नहीं जाता, सरकारी सुविधाएं नहीं मिलती, आखिर ऐसा क्यों है? ये वही राजनीति है, पाइये देबार राजनीति, जिसने जनता की गोलबंदी का, ये राजनीति का यह रूप जनता की गोलबंदी का ऐसा तरीका था जिसने लोगों को गंभीर रूप से अपने विकल्प चुनने में अराजनीतिक बना दिया। पार्टी और सरकार के भेद खत्म हो गए। ये पार्टी ही यहाँ सरकार का सत्ता बन गई और सरकार भी पार्टी और पार्टी ही सरकार, यानी जो राजनीतिक विचारधारा स्वतंत्रता की बात करते हैं वो यहाँ खत्म हो चुकी थी। 77 से शुरू हुई वाम मोर्चे की 2011 की सरकार में। अच्छा, ये किस तरह से यहाँ पूरा बिचौलियों की भूमिका एजेंसी और हित समूहों द्वारा मनाई गई, जिनकी ताकत राज्य के नेताओं के साथ राजनीतिक संबंधों के जरिए हासिल की गई। यहाँ यह महत्वपूर्ण संपर्क कड़ी पार्टी के शक्तिशाली पदाधिकारियों द्वारा अपनी जागीर की तरह चली जा रही। माकपा की जिला समितियों यानी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टियों की जो जीवन शैली थी उसके, और इनकी वाम मोर्चों की मंत्रियों की जो सादगी दिखने में, आप लोगों ने बहुत पढ़ा होगा कि वाम मोर्चे के लोग इतने सादगी पसंद हैं, जबकि उनके आयोग के अध्यक्ष का विलासितापूर्ण शैली थी। और इसका उन्होंने उदाहरण भी दिया। मेदिनीपुर जिले के पूर्व माकपा आका हल्दिया विकास प्राधिकरण के मुख्य अध्यक्ष लक्ष्मण सेठ है, जिन्होंने नंदीग्राम आंदोलन में एक नंदनीय भूमिका निभाई थी। इसके अलावा मैं एक और नोमेनक्लेचर बोलते हैं, जो एक इस तरह का वर्ग जो सब फैसले लेता है उसको नोमेनक्लेचर बोलते हैं। ये एक खास वर्ग है जो अक्सर आपने पॉलिट ब्यूरो की तरह की पार्टियों में देखा होगा, जो ये तय करते हैं कि आखिर किसको क्या मिलेगा। अलीमुद्दीन स्ट्रीट जहाँ का प्रमोद गुप्ता, जो इसे एक चुनावी महाकाय चुनावी मशीन और वाम मोर्चे का महानायक बना दिया। राज्य विधानसभा, लोकसभा, पंचायत, नगरपालिका चुनाव का क्रम ऐसा था कि एक चुनाव और उससे अगले चुनाव के बीच में 2 वर्ष से अधिक का अंतराल शायद ही कभी रहा हो। यानी ये लड़ाई इस तरह की कर दी गई कि आप हर एक बार चुनाव के बाद चुनाव, चुनाव के बाद चुनाव में लगे रहें और बाकी सब चीज़ों पर आप सोच ना सकें। अब चुनाव कैसे था कि वो इस तरह किया जाता था कि मतदान केंद्रों और वार्डों के सावधानीपूर्ण सूक्ष्म प्रबंधन यानी मैनेजमेंट में प्रशिक्षित चुनावी तंत्र सदैव मुस्तैद रहता था। पार्टी प्रबंधक, राज्य जिला समितियों के सदस्य भी हमेशा सन्नद्ध रहते थे। वे हिसाब लगा लेते थे कि स्पष्ट बहुमत बिना भी जो सबसे आगे उसी की जीत वाली चुनावी प्रणाली में कैसे लाभ पाया जा सकता है। ये देखिए मतदाताओं की संख्या में किस तरह वृद्धि हुई। 1970 के दशक में 66% से कम मतदान 1990 के दशक में बढ़कर 78% हो गया। आप समझ रहे हैं इसका मतदान का मतलब भी मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था। इसके अलावा पार्टी किस तरह से सब जगह प्रशासनिक, शैक्षिक और सांस्कृतिक सभी तरह की संस्थाओं में घुसपैठ करने, उन पर कब्जा करने और उन्हें भ्रष्ट बना दिया गया। माकपा की सारी घटनाएं, पार्टी के सारे पद, हाँ अब आप सुन लीजिए, साहित्यिक अकादमियों, विद्यालयों, ज्ञान की अन्य संस्थाओं में पद योग्यता के आधार पर नहीं बल्कि पार्टी के समर्थकों या उससे सहानुभूति रखने वालों को दिए जाते थे। ये बहुत लंबी, मैं आपको बता दूं, गुंडे, संदिग्ध किस्म के धंधेबाजों की भर्ती कर जमीनी स्तर पर दमन वसूली, डराने धमकाने का पार्टी के साथ एक नया संजाल जना गया है। ये गुंडे अवांछित किराएदारों से घर खाली कराने से लेकर वन्य जीवन के संरक्षित जल भूमि को पर अतिक्रमण करने, स्कूल कॉलेजों में प्रवेश सुनिश्चित कराने, बहुत ज़रूरतमंद के लिए चिकित्सा सुविधा का इंतजाम करने की हर सुविधा का उपलब्ध कराते थे। तृणमूल कांग्रेस वही सब कर रही है, बल्कि उससे भी बड़े पैमाने पर। लेकिन ये उनका लिखना है, विधान चंद्र राय किस तरह से, हाँ नंदीग्राम का एक सिंगूर और नंदीग्राम, जिन पर मैंने पहले लालच भरी परियोजनाओं के लिए किए जाने वाले भूमि अधिग्रहण के प्रतिरोध को कुचलने के लिए राज्य के द्वारा किसानों के विरुद्ध की गई नृशंस हत्या और हत्या के खिलाफ हिंसा में किसी वाम दल के भागीदारी नहीं बनने के बदले प्रतिरोध करने वालों पर दंडात्मक हमले शुरू कर देने के उदाहरण हैं। विशेषकर नंदीग्राम में यही हुआ, जहां अप्रैल 2007 में पुलिस की गोलीबारी में 14 लोग मारे गए। मुझे लगता है कि मार्च की घटना थी। 14 लोग मारे गए। भाकपा, रिसोपा और फॉरवर्ड ब्लॉक के विरोध के कारण सरकार ने नंदीग्राम में भूमि अधिग्रहण पर रोक तो लगा दी, लेकिन अब मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ता अपने अपमान का बदला लेने का आमादा थे। उन्होंने गाँव में पुनः कब्जा करने के लिए नवंबर में सशस्त्र हमला शुरू किया। उसके बाद हत्या, बलात्कार और आगजनी का नंगा नाच हुआ।
नंदीग्राम की अब चीज़ें आप समझ रहे होंगे, उस पर हम लोगों ने शायद बात नहीं की थी। ये कार्रवाई 10 महीने तक चली थी। इसके अलावा माओवादी इस पर हुआ जो मेदिनीपुर वाले में, जब उन पर मुख्यमंत्री उन्होंने बहुत सारे शुभचिंतक उस घटना में मारे गए। सच्चर मैं इस पर बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहता था, लेकिन हम लोग अगर उनका ये देखें कि माकपा किस तरह से सीटों पर 40 सीटों पर आ गई थी 2011 में, जो 43 से शुरू हुई थी और 40 पर आ गई। यानी 67 के चुनाव में जब वो पहली बार लड़ी थी तो उस पर 43 सीटें आई थी, और जब 2011 में वो विदा हुई तो उस पर 40 सीटें आ गई। बीच का दौर 176 सीटें, 179 सीटें, 187 सीटें, 177 सीटें, इस तरह था। मुझे लगता है कि आज ये एक एकेडमिक सा सेशन आपको लगा होगा, लेकिन मुझे लग रहा था कि शायद बातचीत उन मुद्दों पर मैं क्या करूं जिन पर बार बार कर चुका और जिन पर है। एक चीज़ में मुझे लगता है कि आज जो बंगाल के एक महान कवि जीवनानंद दास, जिनके बारे में हम लोग सभी लोगों ने पढ़ा होगा, सभी लोग उनके बारे में जो भी बंगाल के बारे में जानते हैं, उनकी कविता जीवनानंद जी की एक कविता है जिसको शिव किशोर तिवारी ने अनुवाद किया है। मैं उसी के साथ ख़त्म करूँगा। 20 बरस बाद, ये इसलिए है क्योंकि यहाँ की राजनीति में जैसे 20 बरस कुछ होते नहीं, अभी 10 बरस को लेकर भी उनका कहना है कि बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुए। फिर 20 बरस बाद उससे भेंट हो अगर, फिर 20 बरस बाद शायद खेत में धान की कतारों के पास कार्तिक मास में, तब सांझ के काग लौट रहे घर, तब पीली नदी कांस सरपत और ऊंची घास के बीच मृदु मैदानों में, अथवा धान नहीं अब खेतों में, न कोई दौड़ भाग, हंस के घोंसले के तिनके, चिड़िया के घोंसले के तिनके खिसक कर गिर रहे हैं, मुनिया पाखी के घर, रात शीत और ओस का पानी। 20 बरस जीवन जब कर चुके अतिवाहा, मिल जाओ सहसा खेतों से गुजरती राह, शायद चांद आया है आधी रात, ढेर पत्तों के पीछे पतली काली टहनियाँ, उसके मुख पर शीरीष की, जामुन की, झाऊ की, आम की। 20 बरस बाद तब भूल गया हूँ तुम्हें, 20 साल पार हो आए हमारे जीवन, तब हो फिर मेरा एक बार फिर मेरा तुम्हारा मिलन। उस समय शायद एक उल्लू खेत में उतर 2 कदम चला है, बबूल की गली के अंधेरे में, पीपल की खिड़की के बीच से कहीं छुपा लिया है खुद को, कहीं उतरे हैं चील के पंख, आँख की पलक से खामोश, सोने जैसी चील उसे बजा ले गया है शिशिर। 20 बरस बाद उसी कुहासे में यदि पाऊँ तुम्हें फिर। ये उनकी कविता है, कुड़ी बछर परे, इसका अनुवाद है। तो आज इतना ही। मुझे मालूम नहीं है कि इस एकेडमिक से लेक्चर को आपने कैसे सुना होगा, लेकिन मुझे लगता है कि जब ये एक मजबूरी बांधी गई है कि मुझे बंगाल के चुनाव पर ही बात करनी है, तो मुझे हर बार एक नया सब्जेक्ट लाना होगा। नमस्कार।